I want to know this entire journey, right from joining as an employee to owning 96% of the company, is what I read. We used to do a brokerage of about 1 crore of rupees. 2006-7, I did a brokerage of 100 crores, a period of 5 years. आज के हमारे गेस्ट थे प्रभुदास लीलाधर के एमडी और चेयरपर्सन अमीशा वोरा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ वोरा। आज हम समझेंगे कि कैसे आप अमीशा जी के 35 इयर्स के एक्सपीरियंस और सिद्धार्थ जी की क्वांट स्ट्रैटेजीज से मार्केट में अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही देखेंगे कि इंडिया में क्वांट इन्वेस्टिंग का फ्यूचर कैसा होगा। So can you give me examples in both your journeys of some stocks that you had a successful exit? BSC, that was a 300% return stock for us. Cochin Shipyard and Mazgaon Dock, or 400% return stocks for us. Nippon India, 200% return there. इंडिया के जो पॉपुलर इन्वेस्टर्स है, आपने उनसे क्या सीखा है एंड व्हाट्स द मोस्ट मेमोरेबल इंटरेक्शन विद एनी ऑफ द इन्वेस्टर्स यू हैव मेट? तो सबसे पहले मेमोरी में तो भैया ही आते हैं, राकेश भैया। अरे तेरे को पता है क्या कोच अमीशा, तू क्या मेरे को फोन उठा के बोल रही है रे? तू रिजाइन कर, मेरे को अभी रेजिग्नेशन भेज। हाँ, तो ये तो बहुत बिगड़ गया। I'm telling you, that person is always itched in my heart forever and ever. सो आई थिंक एक चीज़ जो कॉमन है हम तीनों के बीच में, ऑल ऑफ अस आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड सीए जर्नी की जब बात करते हैं तब मुझे तो बहुत नॉस्टैल्जिया फील होता है, एंड द स्ट्रगल दैट इज़ देयर, वो 5 इयर्स का ग्राइंड बहुत ज़्यादा सिखा देता है लोगों को। तो आपकी दोनों की सीए जर्नी कैसी रही थी, एंड डू यू रिमेंबर लाइक व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, चैलेंजिंग फेज, एंड कैसे टैकल किया था? मैंने सीए चालू किया था while doing my college because that time it was possible to do after 12th. तो आई अपीयर्ड, मैंने 12th के बाद उसकी जो एंट्रेंस टेस्ट थी वो दी थी। यप, एंड फिर आर्टिकलशिप चालू की कॉलेज के साथ। तो सुबह 7 से 12 कॉलेज थी, तो वो 11 बजे तक अटेंड करके आर्टिकल्स में पहुंचती थी। फिर व्हाटएवर टाइम, शाम को घर, और वापस दूसरे दिन सुबह 7 बजे से कॉलेज। तो वो कॉलेज एंड आर्टिकलशिप साथ में था। एंड इंटर तो ये इतना करते-करते 8 पेपर इंटर के। तो मेरी पढ़ाई खाली 4 पेपर की हुई और फीस भरी थी 8 पेपर की। दिस इज़ सो कॉन्शियस ऑफ माय फादर एंड द मनी दैट टाइम। पापा ने बोला, "अरे तूने 8 पेपर की फी भर दी है, तू 4 ही पेपर में अपीयर होगी।" मैंने बोला, "पापा हमारी तैयारी इतना दी थी, मतलब मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं फेल हो जाऊँगी, कैसा लगेगा?" वो नहीं चलता, तुझे पेपर तो 4 देना ही पड़ेगा, तू ट्राई तो कर। एंड द नेक्स्ट 4 पेपर्स, जो एक में लॉ था, एक में ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, एंड एक और सब्जेक्ट, आई डोंट रिकलेक्ट, वन मोर Audit. सब्जेक्ट। तो जैसे फर्स्ट 4 पेपर हुआ, उसके बाद घर आकर मैंने पढ़ना चालू किया फुल नाइट टिल द टाइम आई रीच टू द एग्जाम हॉल। वो पढ़ा, पहला पेपर दिया, वापस पढ़ा, दूसरा पेपर दिया। अच्छा, पेपर देते वक्त ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था, तो वो रात को जो पढ़ा, फिर मैंने सोचा अगर उसमें लेबर लॉ कुछ आता है, कुछ ना कुछ ऐसा सब आता था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो मैं ऑनर होती तो क्या करती? आई स्टार्टेड अप्लाइंग माई सेल्फ एंड रोट लॉ। देयर वाज ऑलमोस्ट 900 पेज बुक। आई रियलाइज ये तो एक दिन में कुछ होना नहीं है। फॉर्चुनेटली उसकी ऐसे नीचे एंड ऑफ द चैप्टर समरी होती थी। तो मैंने वो, मेरा दिमाग चलाया कि चलो एक बार सब समरी तो मैं पढ़ लूँ। एक बार पढ़ी और 2 बार पढ़ सकी। उसमें लॉ दे दिया और तीसरा पेपर भी दिया, एंड यू कांट इमेजिन आई पास्ड। वाओ! माय फादर देन, आई वाज टेलिंग यू ना, एग्जाम तो आप भी जो है, मेरा क्या वो मुझे पता है, बट यस आई पास्ड लाइक दैट। So that was really, really memorable. And then final, of course, I wanted to give 2 groups together. तो तैयारी भी बहुत की, बट मैं ना बहुत बार नहीं पढ़ती हूँ, पर मैं एक बार जब पढ़ती हूँ एकदम ध्यान से, मेरी मेंटल
समरी बना के पढ़ती हूँ तो मुझे टाइम लगता है। बट उस बीच में कुछ घर में बड़ी बहन की डिलीवरी, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस हो गया तो मैं डिफोकस थोड़ी हो गई। वापस पापा का वही 2 ग्रुप का पैसा भरा है तो एग्ज़ाम तो दोनों देनी पड़ेगी। But that time I didn't clear both the groups together. And one group, of course, I cleared. Then second group I had to appear again. So I missed my chance of a potential rank because throughout my school and college I was standard first. And I was a vernacular medium. I'm a Gujarati medium person. So college जब NM में गई तो पूरा इंग्लिश था। पर फिर भी somehow I was college first throughout. तो ये it become little disappointing, but I then didn't discuss. Then second time when I appeared for that group, I think in all the subjects I had highest, but I missed my chance of a rank. सिद्धार्थ आपकी जर्नी कैसी थी सीए की? मुझे तो पहले तो ये सीए की जर्नी के बारे में बात ही नहीं करना है। बट आई थिंक मेरी जर्नी काफ़ी पीसफुल थी इन बिकॉज़ आई नेवर अटेम्प्टेड टू डू 2 ग्रुप्स एट वन गो। I did it over 4-5 years, one group at a time, even in IPCC, even in final. And I was quite consistent with my studies. But now that I go back to it, तो I think एक suffocation का feeling जैसा feel होता है मुझे कि it was quite suffocating to go through so many books, study so much, and it's 4-5 years of your life. तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था बट जितना इजी हो सकता था उतना इजी मैंने एंड मेरे फादर ने मेरे लिए ऐसे प्लान करके रखा था कि एक टाइम पे आप एक ही ग्रुप दो, शांति से पढ़ाई करो एंड ही वाज वेरी क्लियर you're not studying for the exam, study to learn, study to enjoy, कि आप कुछ सीख के निकलो भले एग्जाम पास हो ना हो, just enjoy the learning process, try to actually gain insights of how you will apply all this in life. And he said, after being a CA, you can do whatever you want. You don't necessarily have to practice CA. You can apply yourself in business, in finance, in investing, in entrepreneurship, whatever you want. So it was a very open perspective to studying. And I think that reduced some pressure. In between my CA, I had once decided that I'm going to drop it. I passed my CPT, IPCC 1, 2. Then I said, okay, I'm good. I'm going abroad to study. So then I went abroad to study. At that time, I decided, okay, I'm not coming back and doing my final. And then I came back, started a business, which eventually I think got acquired by a venture capital fund. And that time I decided I'm not doing CA. And life was going on. Then my dad said, okay, एक बार just try for it. अगर हो गया तो well and good. नहीं हुआ तो no. तो like 5-6 months study. Try if you can do it. So then I said कि group 1 करता हूँ. तो group 1 पढ़ाई किया हो गया. And in group 1 there were 2 subjects, FM and costing. I got really interested in them. तो I said कि this is really interesting. This field is interesting. तो इसमें थोड़ा और अंदर जाते हैं. तो then I started doing my CFA simultaneously along with my finals. And in the next, I think maybe 1-2 years, then I gave my other final also. Then I gave my CFA 2-3 also. फिर वो एक साथ सब हो गया. And CFA, obviously, honestly, I found it way more interesting, way more exciting, way more relevant than CA. CA was grueling. So CA honestly taught us patience, resilience, endurance. ये सब actually CA ने सिखाया. That life can keep throwing things at you and you just, in a Zen mode, you keep dealing with things and maintain your poise. So for me, I think she remembers her CA journey and days much better than me, even though mine is probably 10-15 साल का, इनका maybe 30-35 years पहले का है. But yeah, after CA, I've never looked back only. मतलब वो दिन याद करने की कोशिश ही नहीं की है मैंने. I just moved ahead, moved on in life with that. So आपके मॉम ने आपको फोर्स किया था सीए करने के लिए? नहीं. तो कैसे? Dad. अच्छा. एंड आपने सीए किया था तब रीजन क्या था? आपने क्यों चूज किया था सीए कोर्स? एंड व्हिच ईयर वाज दिस? This was 86, 87. Okay. So we are 4 sisters. And I'm the second sister. And somehow I could see that my father always used to think that his brother, who's a chartered accountant, he's doing so well, and I don't have a son. So somewhere that, as I look back, I feel that
मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा मैं सीए कर दूंगी तो शायद पापा को बहुत अच्छा लगेगा. It was not my first love. My first love was I wanted to be an astronomer. But वो कुछ तभी Astronaut. हाँ, वो कुछ कुछ बना नहीं. आई डोंट थिंक तभी उतना करेज भी था कि आउट ऑफ द वे जो फैमिली जो डायरेक्शन में है उससे अलग कुछ करे. तो देन बट जो पढ़ती थी वो मुझे सब अच्छा ही लगता था. मुझे रीडिंग अच्छा ही लगता है, समझना अच्छा ही लगता है. तो वो सीए दिया तो सीए भी अच्छे से हो गया. इनफैक्ट मेरा भी रीज़न थोड़ा-सा सिमिलर था, जहाँ पर मेरे पापा ने मुझे बोला था कि सीए इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज़ व्हेन इट कम्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यू हैव टू स्पेंड लेट्स से 3.5 लाख रुपीज़ ओवर 5 years Exactly. including coaching, and the starting salary if you get a rank will be in the range of 18 to 20 lakhs per annum. If you don't get a rank, it will be in the range of 11 to 12 lakh rupees per annum, and which is what happened when I did my CA. तो CA आ गया, लकीली रैंक आ गया, 18.25 lakhs का फर्स्ट पैकेज मिल गया. तो पापा बोल रहे थे देखो आरओआई कैलकुलेट करो अभी, इन्वेस्टमेंट कितना था और रिटर्न कितना था. एंड इनफैक्ट वो सीए कर रहे थे 90s में. 1991 में ही gave his intermediate exam, but unfortunately he couldn't clear his finals exam, and then he quit because it was just becoming little taxing on his health and all. तो उन्होंने उनका ऐसा सपना था हमेशा कि फैमिली में एक ना एक कोई अगर सीए होगा तो उनका जो सपना था सीए बनने का वो पूरा हो जाएगा, एंड दैट वाज हिज मेन ड्रीम. सो आई रिमेंबर ऑन माय रिजल्ट्स डे 16th of Jan 2020 when I became a CA, it was as if he was feeling as if he became a CA. And वो बोलते हैं ना कि when a child becomes a CA, it's the entire family who has become a CA, because वो पूरा hard work and पूरा like resilience पूरे family का होता है, because they are there when you are giving your exam. So true. So very similar journey to yours. I think my father, he has taught more than, I think, 5,000 CA students. Oh, he's a teacher. He was a teacher Okay. back in the day, and he I think ran commerce and economics. Pluto Commercial Institute he used to run Yes. in Borivali, Aldivali, and he had huge number of I think students. 10,000 students across different Wow. groups and different stages. What's his name? Mr. Neeraj Vora. Okay. And so he was running this, and he also, I think, he's given his final both groups. He's cleared the first group, and second group में I think उनका एक पेपर रह गया जो आज तक वो रह ही गया. He's never got time to go back and do it. So for him also, it was me completing his dream. So I can relate to that father's unfulfilled dream ka story. But we had very different journeys, because in her head the benchmark was I want to get a rank. In my head the benchmark was, yeah, I just want to probably get through or try to get through the exam. And our journeys were very different. She was always school first, rank first, whatever. But when I was studying till the 9th grade, I was smart but an okay student. I used to only be obsessed with sports through and through. तो पढ़ाई नहीं करता था. Then in 10th I shifted gears. थोड़ा mom dad का भी pressure आया. तो then I said कि okay, study this year. In 10th I was ranked 3 in my school. I got I think 91-92%, something like that, and I covered up. Post, and I think a lot of Jyotishis had told my parents that this guy is not going to study in life. And for them it was, they were worried कि यार ये तो पढ़ाई नहीं करेगा. And they were so educated, so I'm assuming they wanted their son also to be educated. But eventually, after I think at the age of 33 now, I've done my CA. One shot. I've done my CFA together. That they didn't tell me. It was my own calling. I want to do this, so I did it. Then I went to UK for my MSc, and last year in December I appeared for my CMT finals and I cleared that. So now, wow. from not being educated at all to being one of the most educated person they know. So I think I've made them proud in the education field, at least now. Yeah. No, you have made us proud, no doubt about it. And once he started, CMT is really tough. Yeah, because he's CMT is working, tough. he is having his family, and with that challenges, he continues, and he is very, very devoted now. There's no doubt. Once he decides, he does it. तो आपने जेएम फाइनेंशियल में फर्स्ट जॉब किया था आप सीए बनने के बाद. देन आई वांट टू नो दिस एंटायर जर्नी ऑफ यू जॉइनिंग प्रभुदास लीलाधर एज द वीपी ऑफ सेल्स, राइट? And then now you're the chairman of the same company, right? From joining as an employee to owning 96% of the company is what I read. तो ये पूरा जर्नी कैसे था? एंड इफ यू कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन कि क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स था. आई नो इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट राइट फ्रॉम बीइंग अ वीपी ऑफ सेल्स टू बिकमिंग द चेयरमैन, व्हाट वर द की हाइलाइट्स एंड कैसे ये पॉसिबल हुआ? सो जेएम फाइनेंशियल में जब मैं रिसर्च में ज्वाइन हुई ना, तो हम लोग चर्चगेट स्टेशन से नरमन पॉइंट तक चल के जाते,
चल के आते हैं। तो मेरे साथ जो मेरे कलीग थे, मैं रोज़ बोलती, "अरे 1800 रुपया पूरा महीने की सैलरी, कब पहुँचेंगे? कहाँ पहुँचेंगे? दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क।" एंड ही केप्ट ऑन टेलिंग मी कि फाइनेंस इज़ सच अ बिग फील्ड, इंडिया में तो अभी कुछ नहीं हुआ है। You just keep little patience and whatever we are learning, no, it's going to be very useful. So this is the chatter. Then came a time when BSc में प्रोफेशनल कैटेगरी कार्ड्स देते थे। तो एक जन ने प्रोफेशनल कैटेगरी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कार्ड लिया। देन ही वाज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग मी थ्रू वन ऑफ माय सीए फ्रेंड कि यू आर एट जेएम, यू आर डूइंग रिसर्च। तब तक मेरा 1.5 साल रिसर्च में हो चुका था, रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आई यूज्ड टू अटेंड टू क्लाइंट्स, structure their portfolios, etc. And then why don't you come and start the institutional business with me? So then I told my other colleague that he's asking me, what should we be doing? कि let's try chartered accountant है, professional category card है। तो देने के लिए और हम ऐसे ही नहीं ट्राई करेंगे। देन ही गाइडेड मी कि लेट अस आस्क फॉर अ कार फॉर आवरसेल्व्स 2 years in working and we were earning 2000 2500 a month, तो 12,000 बोलते हैं। एंड दैट गाय एक्सेप्टेड। तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया फिर तो। बट देन स्टार्टेड द रियल स्ट्रगल बिकॉज तब हो गया था 89 में सी हुई, तो वो 91 92, यू मे और मे नॉट नो, इंडिया एट दैट टाइम, एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला इंडियाज कॉफर्स आर एम्प्टी एंड दैट्स वेयर द एंटायर लाइसेंस राज एंडेड इन इंडिया. That's when we started the whole competitive thing and FI inflow started. So it somehow became very opportune and we started meeting. Morgan Stanley came in partnership with SBI and that was called SBI Offshore. So we started meeting some very good fund managers who have seen how the developments were happening globally in other emerging markets. So that excited us a lot more, how to look at the stock, how to look at the longer period. अदरवाइज क्या कल ये क्वार्टर में क्या रिजल्ट आने वाला है, कहाँ पर पैसा बनेगा, एक थोड़ा कर्टेल्ड व्यू था मार्केट्स का. बट दैट टोल्ड अस दैट यू नो HDFC इट्स सच एन huge opportunity to give housing in India. And then he rode, Morgan Stanley rode that particular idea, made a lot of money, and we also got insight. This is how it works. Then came the time we started going to Asia. होटल में बैठने का, देखने का कौन सा नाम और नंबर वो बिल्डिंग के नीचे हम देख के आए थे, जो उसके बिजनेस बिल्डिंग्स है, उसका नंबर निकाल के मीटिंग करके देन वी स्टार्टेड डूइंग दैट बिजनेस. So that business also grew because there were very few who knew really how to do research and relate. At one point, for whatever reasons, that company, which was where once again we had profit sharing, that with that practice I came to Prabhudas Lilladher. So JM Network, Prabhudas Lilladher. Which year was this? Prabhudas Lilladher I came in 99. Okay. And I was supposed to be director FII business. So we were aggressively traveling. Yeah, I remember at least 15, 16 days a month. I was very aggressively traveling. Half a month you're traveling. Yeah. And those days also, the first reaction of any FI was, I have 15 minutes. And then they will only sit because my style was always कि उसको 3 strong idea बोलने का. Where should you put your money? I don't want to know what you eat. I'm a sales, but I don't do sales. Research oriented sales. So that You talk really, stock in depth. Don't give like a flowery story. Talk with numbers, with logic, and actually show how, say, revenue will flow into margins, will flow into earnings, and what is the valuation. Why will the earnings go up? You actually explain the core Correct. logic. I've heard of Correct. pitch stocks. It's different. Really. And I always used to also go and meet managements. Before my roadshows, I used to, this is called roadshow. When you go abroad and meet foreign investors, that is called roadshow. And I used to meet equal number of times domestic corporates. So all promoters, chairmen, what is their thought process, where they did want to drive the business, where is they thinking the opportunity, and of course, does the balance sheet reflect that at the end of the day? Sales बढ़ गए और daters बढ़ गए, तो we used to just
not look at that business, so on and so forth. Coming back, CEO was very important. But then that journey started. And then gradually we started looking at domestic also. Those days, I was chartered accountant. Most of the people at PL used to be IIT MBS. And I am. IIT IIMs, Hmm. correct. So I have heard many times, have you ever worked? Because I came from a network which was a small boutique firm, not any FII or anything. And they used to say, have you ever worked at a bigger platform? So I used to say, no, I haven't worked at a bigger platform. मैंने कोई बड़ी जगह पर काम नहीं किया है. And why I'm saying that this, a lot of people will come across many, काफी कमेंट्स आते रहते हैं. बट वो कमेंट पे सोच के टाइम बिगाड़ना कि अपना काम करना, वो तो मेरे हाथ में है ना. तुम तुम्हारा जो ओपिनियन लो, मैं मेरी एक मिनट क्यों बिगाड़ू, तुमने क्या बोला उसमें. सो आई कंटिन्यू टू फोकस एंड touch wood, the practice did so well. I was in a crisis, made the head of Prabhudas Ladar institutional business. We used to do a brokerage of about 1 crore of rupees. This was in 2003. 2006-7, I did a brokerage of 100 crores, a period of 5 years. Wow. And when they gave me at 1 crore, 1.5 crore, whatever, that time, knowing, how Indian promoters think, they told me, अच्छा 40% में ना बद्धो खर्चो तारे चला लेना. मतलब 40% ऑफ इनकम में तू सब खर्चा चला लेना. अब सोचो 100 करोड़ का 40% कितना होता है? 40 करोड़. तो वो सब टीम को तो मैं जो दूं बोनस, मुझे ही डिसाइड करना था. देन अ ह्यूज मनी केम. So still, I was so committed to the platform. I said, okay, I will not take this money. You convert it into equity. And that's how my first 24% came in the equity for me, another 24% for my colleague. And we became 48%. They remained whatever 51% or so. And I became a owner. Once again, the journey started, but 2008 to 9, 10 was a little patchy time post Lehman. I also had little family issue. My mother got cancer and I was little diverted. We are 4 sisters, as I said. तो पहली बार ऐसे हुआ कि मैं ट्रैवल करना ही थोड़ा बंद कर दिया. And then India went through a thing called policy paralysis. So businesses were down. And by that time, the promoters, Prabhudas Leather promoters, became like 65, 60, and they wanted to, retire. तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मैं और मेरे कलीग में से रिटेल बिजनेस कौन देखेंगे. अब रिटेल इज मोर लाइक अ फेसलेस बिजनेस. किसको मैं बस समझाऊंगी कि तुमको बेल क्यों लेना चाहिए, या आपको बजाज ऑटो क्यों लेना चाहिए, या बजाज फाइनेंस क्यों लेना. देयर इज नोबडी. नो, इट्स अ सिस्टम ड्रिवन, not digital, but otherwise also system driven. But somehow I took that challenge. So my other colleague Without continued- any background in. No background. She has always been on the institutional side. Yeah. Yeah. And of course, in institution, most of my account those days used to be $1 million one account. मैं खुद ही, मतलब I used to have that kind of strong relationship. But then I took this challenge. तो मेरा ये पूरा strong hold था जो, वो पकड़ थोड़ी relationship में कम हुई. With the assumption that my other partner will continue to do that. But I took this retail. वहाँ तो ABCD चालू किया. RMS, risk management policy is the heart of retail. So वहाँ पर धीरे धीरे सीखना चालू किया. फिर वो बिजनेस को 2013 से 2023, उसमें 16 ऑनवर्ड्स तो पूरा डिजिटल डिसरप्शन ऑन था. But it grew 10x. And my team continued to remain. Then when my other promoters or owners or partners, at some point they said एक proposal आया EY से कि so and so bank is interested in buying you all out. So on the table they said yes, करवू छे. तो पता नहीं मुझे क्या हुआ. मैंने बोला अच्छा, if all 3 of you all are seller, no, can you give me at least 1 month
to see if I can raise this money. મને નથી વેચવું. I to want to buy. He said, I don't want to sell. I would rather be a buyer. क्योंकि वो जो प्राइस में शायद बिकता, तो मुझे लगा मैंने करियर में इतना टाइम जो कंपनी में दिया, तो क्या उसका वैल्यू हुआ? कुछ हुआ नहीं ना. आई न्यू द प्रोबेबली द पोटेंशियल इज just too much. It took us quite some time after that because जब मेरा पैसा हुआ तो किसी को लगा अरे मैं क्यों लूं, शायद और भी किसी को लेना है, तो थोड़ा वो it lasted a while. 1-2 साल का that ज़्यादा भी चला. फिर then finally in 22 it all fell in place and I could manage to buy this. Wow. And I had put all in kind of a game. At that point, I put my house also. वो तो पर्सनल गारंटी जाएगा. मैंने स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस लिया टू बाय दिस. तो everything I took, it was a good amount which I had to take as personal structured finance. With the grace of God and my team's support, within 1.5 years, we could repay all the debt. And now we are taking next steps. Wow. So you joined as an employee and then you bought the stake equity in that company ultimately, and now you're running this. This is very, very inspiring. मैंने कभी ऐसा story, मतलब I don't know, I've never heard this kind of a story in any other corporate setup. जहाँ पर employee join करके 24%, 24 से 96% stake पूरा achieve करा. So अभी like what's the current operations? क्या-क्या businesses and what's the scale of each business? So currently, I have a holding company where I hold now 89%. 6-7% is different investors, 4% is ESOP. Within that, I have one retail broking and distribution business. Then I have a asset management business. I have wealth management business. I have investment banking, and I have an NBFC. and institutional equities. In the broking, yes, I have retail HNI and institutional. So, and one of the subsidiaries is the AIF, alternate investment business. And we are a team of 750 now, almost wow. close to 750. And Yeah. AUM क्या होगा? PMS या wealth businesses का? No, all put together, if you see, there is a DP, there is wealth, there is AMC, 35,000 crores. Oh wow, that's amazing. Close to $4 billion. Yeah. And you joined Prabhudas Leeladhar in which year? 2018, I think. 2018. 2018 or 19. Okay, got it. So let's do a tricky thing here. Okay, so now you got initial success at Prabhudas Leeladhar, and then you acquired the remaining stake also. So once you started making money, and of course like good amount of money also, and once you like got that initial success, तो आपने कैसे ensure किया that your son Siddharth is core to his values also, and he doesn't have that कि हाँ मतलब he doesn't have that feeling that he is coming from a background of privilege. तो वो क्या आपके values या principles थे? He is not coming from a privileged background, to be very frank. He just puts more on the table, being the promoter always. When he started, he was a master's in finance with double majors, politics and finance both, and CA. And वो 7 लाख रुपए पे उसको चालू किया था. CA, CFA and MSc था. हाँ, CFA भी था. हाँ, correct. It was CA, CFA and MSc in Business Excellence with a double diploma in World Politics. Masters in Finance नहीं किया. Sorry, हाँ. okay. But having said that, Yeah, so started उसने at 7 7 lakh का 7 लाख रुपए अच्छा. की सैलरी में उसने भी चालू किया below था. market price. Yeah. Because And- of privilege. That nobody should think अच्छा promoter का बेटा है तो उसको ज़्यादा Yes. favor Yes. मिल रहा है. Yes. क्या था? Correct. My It works employees, against you. yes, my employees should not think that I am favoring anybody. But at the same time, मैंने उसको एक mandate दिया कि first 6 महीना ना आपका काम एक ही है, वर्ल्ड में जितने बेस्ट फंड मैनेजर्स है ना उसके बारे में पढ़ो और उसके ऊपर एक ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, like a report. रिपोर्ट लिखो, व्हाटएवर आप एक उसके ऊपर पूरा बनाइए. तो फिल फिशर था, Peter Lynch. पीटर लिंच Charlie था, Munger. हर एक के ऊपर आप पढ़ते जाओ, उसके ऊपर बनाओ. तो उससे क्या हो गया, और मेरा एक, जैसे आपने बोला ना आपके फादर का ड्रीम था, तो मेरा क्या ड्रीम था कि मैंने सेल्स साइड किया.
तो मुझे क्या बुरा लग रहा था कि यही आइडिया जो मुझे समझ में आया, मैंने आपको बोला ले लो, पर मैं नहीं लिया। तो मेरा तो एक्स वेल्थ बनता, पर आई मिस दैट पर्टिकुलर इन दैट फेज बिकॉज माई फोकस वॉज मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, पर बड़ा फोकस छूट गया मेरा। तो आई वॉन्टेड माई सन टू बी ऑन द बाय साइड, सो ही शुड रियली मेक द वेल्थ, नॉट जस्ट डायरेक्ट समवन बट मेक द वेल्थ। बिकॉज मुझे मालूम था कि अगर मैंने ये प्लेटफॉर्म लिया है तो एज व्हाट आई से इन मेरे जोकिंग में कि मैं 26 एचओडी की सेक्रेटरी हूँ। तो लॉट ऑफ टाइम गोज इन पीपल मैनेजमेंट। तो आई वांटेड हिम टू नो द बेस्ट एंड देयर इज नथिंग बेटर देन रीडिंग, राइट? तो वो उसने किया। आई थिंक उससे उसका बेस एकदम सॉलिड हो गया। एंड ही इज वेरी, इज नॉट बिकॉज माई सन आई एम टेलिंग, बट इज वेरी वेरी क्रिएटिव। तो उसमें से उसने फ्रेमवर्क्स बनाए एंड विच इज अल्टीमेटली लेड टू फर्दर जर्नी हो गया उसका कि हमारे प्रोप्राइटरी मीटर्स बनाए। आज PL has 14 proprietary meters created by him, which tracks the not only markets, economy, fixed income, global markets, risk on, risk off, live. And that ultimately by talking to each other in a way which we have decided, strategized, throw outcome on markets, sectors, stocks. So then he led based on those frameworks mentally which he created by reading and a lot of efforts, this entire quant infrastructure. which is now the base for our mutual fund. But the story whole remains, he's AMC still business. underpaid compared to Mark. He has to earn his position. Yes. Oh, you're still underpaid. Yeah. But I mean, if I go with whatever, Yeah. with the work that I've Hmm. done, or with qualification or experience, and if I go outside to an AMC, I'll be paid minimum 2x. Seriously? Yes. Yeah, So you are working at half the salary. yeah. Wow. So This is called value investing. तो जब इन्होंने पहले मुझे बोला कि आप ग्लोबली जो रिनाउंड इन्वेस्टर्स है, हु सीन मेनी साइकिल्स, 30-40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है, यू स्टडी देम। व्हाट आई टुक आउट ऑफ दैट वाज, इन लोग जो, आई डोंट वांट टू स्टडी, और मुझे ये नहीं पकड़ना है कि वो लोग ने कौन सा स्टॉक पिक किया या अलग अलग साइकिल्स में कौन से उनके विनिंग स्टॉक्स थे। मुझे उसका सीक्रेट सॉस जानना था कि जब भी कोई अच्छा इन्वेस्टर कोई स्टॉक पिक करता है, व्हाट इज द प्रोसेस, मेथोडोलॉजी या फ्रेमवर्क दैट दे फॉलो टू पिक दो स्टॉक्स। तो मेरा पूरा फोकस यही था कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ गुड स्टॉक फ्रॉम somebody else, find the right framework, because once you get a framework, stocks walk into that framework. सो वो एक बेस था। तो हमने एक सीरीज चालू किया एक्यूमेन करके, जहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस और फ्रेमवर्क्स को हम पहले तो डॉक्यूमेंट करते, उसको एक प्रोसेस में लेके आते, एंड वो प्रोसेस को इंडियन मार्केट्स पे अप्लाई करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते, पोर्टफोलियोज आइडेंटिफाई करते। जब मैं ये सारे इन्वेस्टर्स पे रिसर्च कर रहा था, जैसे इन्होंने बोला फिलिप फिशर, पीटर लिन, चार्ली मंगर, वॉरेन बफे, मेनी अदर्स, then I came across somebody called Jim Simons. And then I found out that all the other guys like Philip Fisher, Peter Lynn, Charlie Munger, Warren Buffett, they are what we call active investors, discretionary investors. The best of them have a track record of 25% CAGR over a long cycle, say 20 years, 25 years. On the other side, there's this man called Jim Simons. उनका 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है 60% CAGR. I'm like, what is he doing so different? That is when I got introduced to the world of quant. And then the marriage was simple. इन लोग के पास, एक्टिव इन्वेस्टर्स के पास फ्रेमवर्क है, जो वो खुद के अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च, ऑन ग्राउंड चेक्स, मैनेजमेंट मीटिंग, बैलेंस शीट रीडिंग, उससे वो फ्रेमवर्क से स्टॉक ढूंढते हैं। जिम साइमंस के पास फ्रेमवर्क है, बट उसका फ्रेमवर्क थोड़ा अलग है, वो पूरा मेहनत कंप्यूटर से करवाते हैं। Once the framework is defined, the rules, the processes are defined, then the computer digs into lots of data
to see कौन सा stock fit कर रहा है, कौन सा idea fit कर रहा है. So every decision around investing, which sector, what market cap, which stock, how much to allocate, when to buy, when to exit, all of this is converted into rules, into processes, and a computer is following them. And by doing this, there is somebody on earth who has figured or managed to get 60% CAGR over 45 years. So I'm like, Avik, it's a high risk bet, right? Either you fail in trying to solve this or you succeed. But even though the odds were low of succeeding, the upside was so good and it aligned to my personal DNA that I like things which are systematically done, which are process driven, which are scalable, which outlive a person. तो वो मुझे अच्छा लगा, वो अप्रोच अच्छा लगा. एंड जब भी मैंने ज्वाइन किया, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लास्ट 10-15 साल में हाउ इज द इंडियन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री शेपिंग. पीएल ने जो भी पीएमएस या एडवाइजरी पीस था, हाउ डिड वी डू. तो मुझे एक थोड़े ऑब्वियस फ्लॉज नजर आए कि एवरीथिंग वाज फंड मैनेजर ड्रिवन. की मैन रिस्क बहुत हाई था. कोई फंड मैनेजर आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो एयूएम बढ़ेगा, परफॉर्मेंस आएगा, इन्वेस्टर खुश रहेंगे. उन्होंने अगर मिस्टेक्स की, जजमेंट एरर्स, इंट्यूशन एरर्स, अंडरस्टैंडिंग या रिसर्च एरर्स, तो परफॉर्मेंस विल बी बैड, इन्वेस्टर्स विल बी unhappy, AUM will be going out of the system. And then after that, maybe the fund manager decides कि I want to move on. Then again you start from zero. तो ये 10-12 साल के साइकिल में we realized कि everything was fund manager और CIO driven. कि अगर उन्होंने अच्छा खेला तो टीम अच्छा करेगा, नहीं तो नहीं. तो ये मुझे लगा कि this is not the way to build a institutional business which is scalable, process driven. When you talk about McDonald's, it's all over the world. It is run by SOPs. It is run by systems. It is standard. Have you heard of any Vada Pav guy who's become a pan-India player? None. McDonald's has. So I said, agar banana hai, so I want to build a process-driven, emotional bias के बिना, key man risk के बिना वाला asset management business, which is run by frameworks. तो उन लोग के जो फर्स्ट एक्यूमेंट में किया, उससे मिला कि भाई फ्रेमवर्क इज क्रिटिकल. जिम साइमंस पे जब पहुंचा तो पता चला फ्रेमवर्क विच इज सिस्टम ड्रिवन, दैट इज क्रिटिकल. एंड व्हेन आई लुक्ड एट पीएल्स हिस्ट्री, आई सेड फ्रेमवर्क भी होना चाहिए जो एक पर्सन पे डिपेंडेंट ना हो. तो तभी पहुंचा क्वांट पे. एंड देन व्हेन आई रीच्ड क्वांट, आई अंडरस्टूड कि इंडिया में क्वांट 1% भी नहीं है. ग्लोबली इट इज 35-40%. 1% ऑफ टोटल एसेट्स. अच्छा, ओके. टोटल एसेट्स का 1% भी क्वांट से नहीं मैनेज होता है. इट्स लेस देन 1. ग्लोबली इट इज 35-40. देन आई रियलाइज्ड कि दिस अलाइंस विद मी. इट हेल्प्स मी, गिव्स मी अ वाइट स्पेस. ये फ्रेमवर्क ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन है. तो दिस इज द एरिया टू फोकस ऑन. एंड दैट इज हाउ द क्वांट जर्नी फॉर मी and PL started. It started with a 1-member team. Now we're a 20-member team. We've done 6-7 years of very deep R&D. All our models are ready. We've got 3 years plus of live track record, managing 500 crores, delivering benchmark beating performance across cycles, staying in quartile 1 over different time periods across categories. And now we think, with the mutual fund license coming in, 3-year track record being widely available, now we can go to actually hyperscale phase for our asset management. क्या रिटर्न्स हो गए लास्ट 3 इयर्स में? तो मेरा multi-asset strategy has been live for above 3 years. We have 18% CAGR in the multi-asset fund versus benchmark at 12%. So we've done much better than the benchmark. But the interesting part about the multi-asset strategy is 18% return versus 12% benchmark return, वो तो आउट परफॉर्म किया ही है. बट आप इक्विटी और गोल्ड का वॉलेटिलिटी या रिस्क मेजर देखो, दैट इज इक्विटी का इज 21%, गोल्ड का इन सम साइकिल्स इट इज 18%, बट इन द रीसेंट साइकिल इट वाज 24%. स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉलेटिलिटी जिसको हम कहते हैं. इसका क्या मतलब होता है 24% स्टैंडर्ड डेविएशन? सो इन 1 year हाउ मच कैन दैट एसेट फ्लक्चुएट? ओके. तो 24% या 20%, दे आर वेरी हाई नंबर्स. मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी
जो हमारा फंड है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 9.5%, which means we have generated 18% returns with a risk measure of only 9% versus equities that give you 20-21% return with 20-21% volatility or risk. तो कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जब हम डिलीवर करते हैं, दैट मेक्स अ प्रोडक्ट वेरी गुड ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस. एंड जब हमने मल्टी एसेट फंड चालू किया था, हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या था? ओवर द लॉन्ग टर्म, बीट इन्फ्लेशन, बीट एफडी रिटर्न्स, beat buy and hold equity Nifty 50 returns, and beat buy and hold gold returns over a 5-year, 7-year cycle. And we've been able to stick to that mandate and deliver on that mandate with very low risk and superior returns. तो ये हमारा एक फंड हुआ. The other fund which is Aqua, उसका अभी ऑलमोस्ट जून में 3 years कंप्लीट होगा, बट उसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न इज क्लोजर टू 20-23% versus benchmark at 15-16% and Nifty at 11-12%. So we've done closer to 2x of Nifty and 7-8% more than benchmark over a closer to 3-year cycle. So now that our track record is set, we've navigated crazy bull market of 23-24, then a sideways market towards the end of 24, then a bear market in early 25, then a recovery, then this entire war phase. We've navigated a lot of different complex market conditions. Even in the last 1 year, when Indian equities have done rather poorly, अच्छा नहीं किया है India ने perform. ऐसे market में भी we've done 16-17% 1-year return versus benchmark at say 4-5%. So we've done well in different kinds of cycles. But there is a tragedy. Quant being so new in India, there are so many national wealth houses. So for distribution and AUM garnering, when they discuss and understand this, they still don't get it. So what happens? The pura investor, distributor, product head, whole mindset is which stock did well? Why did you pick up? So the whole transition has not yet happened. In India. So this kind of strategy, the amount of money that it should be managing, it's yet to happen. सो इसमें डीप डाइव करते थोड़ा कौन स्ट्रैटेजी में, एंड इसको थोड़ा डीप डाइव करके समझते कि आपका एग्जैक्ट कैसे स्ट्रैटेजी होता है एंड कैसे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो एंड हाउ डू यू देन डिसाइड कि ओके इसमें एंट्री करना है, इसमें एग्जिट करना है, एंड देन व्हाट्स द एंटायर फ्रेमवर्क. सो इफ यू कैन हेल्प आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्टॉक पिकिंग फ्रेमवर्क एंड देन डिसाइड कैसे करते हो कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या ये कंपनी में एग्जिट करना है, तो हाउ वुड दैट वर्क? I will take you through that. तो पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हम अभी बात करेंगे एक्वा स्ट्रेटेजी के बारे में. व्हाट इज एक्वा? एक्वा मीन्स वाटर. वाटर का बेसिक नेचर क्या है कि इट कैन टेक एनी शेप, एनी कलर, एनी फॉर्म. यू पुट हल्दी इन इट, इट बिकम्स येलो. You put mirchi in it, it becomes red. You put it in this cup, it takes the shape of this cup. You put it in this glass, it takes the shape of this glass. फ्रिज में डालो तो बर्फ बन जाएगा, गैस पे डालो तो स्टीम बन जाएगा. Basically, it can adapt. It is fluid. It can take anything. It can take any form. So we said that there is only one sustainable winning formula in the markets, and that formula is called being adaptive. If you are able to change yourself, your investment thesis, your investment style, your sector preferences, your stock selection framework as per the market environment, only then can you survive the future. अगर आप चेंज कर सकते हो तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो. तो ये चार्ल्स डार्विन का कोई कोट था कि इट इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हु सर्वाइव, इट इज द वन who can adapt the fastest. So हमारा core principle of Aqua is adaptive. तो उसका अगर हम full form भी बात करें, it is adaptive, quantitative, unbiased, alpha focused. तो as I explained you, adaptive तो मैंने आपको समझाया. Quantitative means कि जो भी decision लेंगे वो मॉडल से लेंगे, रूल्स से लेंगे, डेटा से लेंगे, नंबर्स से लेंगे. Unbiased means मेरा या इनका या किसी का कोई इमोशनल बायस या बिहेवियरल बायस ये स्ट्रैटेजी को अफेक्ट नहीं कर सकता. मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दूंगी कि बिहेवियरल बायस क्या आ जाता है. कि मैंने 10 ईयर साइकिल या 20 ईयर साइकिल में रियल एस्टेट स्टॉक में पैसा नहीं बनाया है,
तो मैं नेक्स्ट साइकिल जब चालू होगा तो रियल एस्टेट स्टॉक लूंगी ही नहीं। मैं बोलूंगी पीएसयू बैंक में तो कोई ओनर नहीं है, I तो was पीएसयू just बैंक going to लूंगी ही say, नहीं। दोज आर बिहेवियरल बायसेस व्हिच कम इन, यू नो। तो इसमें कोई बायस नहीं। तो जब बायस की हम बात करते हैं, जब हमने फंड चालू किया 23 जून में, जो पहला पोर्टफोलियो बना, दैट वाज डोमिनेटेड बाय डिफेंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रियल एस्टेट स्टॉक्स एंड पीएसयू बैंक्स। ऑल वर शंड। ऑल दीज फोर, ये 78% रिटर्न और इतना अल्फा आया क्यों, उसका रीजन ये है, ऑब्वियसली वी वर क्वार्टाइल वन, प्रोबेबली इवन इन द टॉप डिसाइल इन दैट ईयर। उसका रीजन ये था कि मेरे डेटा को ये नहीं पता या मॉडल्स को ये नहीं पता कि इन्वेस्टर्स फील और फंड मैनेजर्स फील अनकंफर्टेबल इन दीज सेक्टर्स। इफ यू सी द पास्ट 10-year हिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टॉक्स, they've literally gone nowhere. PSU banks were the most, or PSU sector on its own, hated sector. तो कोई भी एक्टिव फंड मैनेजर था, वो बोला कि भाई ये सेक्टर तो नो गो एरिया है, यू कांट टच देम ओनली। रियल एस्टेट के खिलाफ लोग कमेंट्री दे रहे थे कि रियल एस्टेट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे टेकिंग दीज डिफरेंशिएटेड बेट्स वाज अ बिग सोर्स ऑफ अल्फा। वापस that is मैं how- एक चीज ऐड करूंगी हाँ, कि हमने इसलिए नहीं ऐड किया कि मॉडल को कैसे पता चला। तो मॉडल ने जितने फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट्स है, जितने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन है, वो सबको देखता है मॉडल। वो सब में जहां पर हिस्ट्री से अभी चेंज पॉजिटिव आता है तो उसको हायर रैंक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉप लाइन ग्रोथ कहीं बढ़ रहा है, आपके मार्जिन कहीं बढ़ रहे हैं, आपका फ्री कैश कहीं बढ़ रहा है, तो आपको हायर पॉइंट्स मिलते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि टेक्निकल एनालिसिस में दिखा तो एक टेम्पररी कॉल लिया, नो, all the fundamentals have a huge weightage while we do। जब हम ये पूरा स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शन हुआ है तो ये सब में कहीं ना कहीं क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपेयर टू लास्ट 3 years, दिस 3 quarters एक ट्रैक्शन आना चालू हो गया था। एंड जब उसमें मोमेंटम बिल्ड होता है, क्योंकि क्या है वो सब इग्नोर करते हैं, बट जब वो परफॉर्म करता है तो देन एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज यू विल अंडर परफॉर्म। That's how the momentum builds in that sector. So the weightage of the whole scheme is divided across all 3-4 factors, and that is how probably it got yeah. very good traction. So we were on aqua, as I said, adaptive, quantitative, unbiased हमने अभी बात किया। And the last thing is, ये सब कुछ करके what are we giving? What is the offering to the investor? Alpha. Alpha means अगर आप कुछ ना करो, सिर्फ निफ्टी में पैसा डाल दो, तो आप क्या रेट से पैसा कमाओगे, वर्सेस हम इतना मेहनत अगर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स निफ्टी से तो हमको बेटर ही करना है। So idea was how, by what percentage can we consistently beat the market? तो ये strategy is an alpha focused strategy, which means अगर market 50% गिरता है और हम 25% गिरे तो we've generated alpha। अगर market 100% चलता है, then हम अगर 100 भी टका चले, we have failed। So you cannot look at returns on an absolute basis. You always have to look at returns on a relative basis। In a year where markets have done 30% and we do 30%, कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर बोलेगा अरे पोर्टफोलियो 30% ऊपर है, अच्छा किया ये मैनेजर ने, बट अरे यार कुछ नहीं करते तो भी 30% मिल जाता। तो मैनेजर ने अच्छा करने के लिए हैज टू डू मोर। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड, अगर 2008 जैसे साइकिल में मार्केट्स वर डाउन 65% इन 1 year, इफ सम मैनेजर इज डाउन ओनली 35%, एब्सोल्यूट इन्वेस्टर बोलेगा अरे यार 35% पोर्टफोलियो डाउन है, कितना गंदा काम किया है इसने। बट यार बाजार 65% गिरा है, इसने आपका लॉस आधे पे कैप करके रखा, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। सो वी सेड वी फोकस ऑन अल्फा व्हिच इज रिलेटिव परफॉर्मेंस। सो दिस वाज द कोर थीसिस ऑफ द स्ट्रेटजी। एंड इट्स अ फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली मार्केट साइकिल डिपेंडेंट। तो जब 23-24 का बुल मार्केट था तो 75 पोर्टफोलियो वाज मिड एंड स्मॉल कैप, वो एक फेज में। आज के अगर हम पिछला 18 महीने का अगर मैं डेटा देखता हूं तो 85% ऑफ पोर्टफोलियो हैज बीन लार्ज एंड मिड।
small caps has been less than 10% on an average. So as we said, this is flexible, this will adapt. अगर मार्केट साइकिल में ऐसा है कि अगर रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स का ज्यादा है, तेजी का बाजार है, तो हम अग्रेसिव बेट्स लेंगे. अगर मंदी का बाजार है, साइडवेज बाजार है, लैक ऑफ मोमेंटम, लैक ऑफ रिस्क इन द मार्केट, तो हम डिफेंसिव हो जाएंगे. दिस इज द कोर प्रिंसिपल. अभी आपका जो मेन क्वेश्चन था कि हाउ डू यू सिलेक्ट स्टॉक्स, लेट्स गेट इनटू दैट. तो globally in quant, there is one big approach of stock selection. We call it a multi-factor approach. Multi-factor means कोई एक फैक्टर या एक स्टाइल से आप स्टॉक पिक ना करें. What are the different factors or styles? जो I think a lot of people would have heard. आप एक स्कूल ऑफ थॉट सुना होगा कि क्वालिटी थॉट वाले क्या बोलते हैं कि we don't care about how cheap or expensive the stock is. We want to only invest in the highest quality companies in India or in the world. फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ग्रोथ, कि we don't care कि ये क्वालिटी अच्छा है कि नहीं. If this company is growing fast, we want to back that growth. That is called the growth investor. Then there is a value investor. Value investor क्या बोलता है, मुझे I don't care about growth, I don't care about quality. I want to buy things or buy stocks which are cheap, below intrinsic value. मुझे डिस्काउंट में खरीदना है. This is as a value investor, you can assume कि वो स्टोर में जाता है, शॉपिंग करने जाता है. दो अभी रास्ते हैं. पहले वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, उसमें से क्या सेल पे है. दूसरा टाइप का इन्वेस्टर है कि वो सीधा स्टोर मैनेजर को जाके बोलता है सेल वाला सेक्शन कहाँ है, उधर से मुझे क्या अच्छा लगता है. तो जो वैल्यू इन्वेस्टर है ये दूसरे टाइप का है. वो पहले बोलेगा सेल पे क्या है, उसमें से मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो खरीदूंगा. जो गार्प इन्वेस्टर है वो बोलता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, उसमें से सेल पे क्या है मैं वो खरीदूंगा. growth at reasonable Growth price. at reasonable price. So there are different schools of thoughts. So like I said, there is a quality guy, there is a growth guy, there is a value guy, and then there is a momentum guy. वो बोलता है I don't care about growth, quality, value. ये सब होते रहेगा. Price momentum किधर है? I will just chase that. Because for price to go up, you either need the stock to be cheap and people are finding कि यार बहुत सस्ता है खरीदो, तो momentum आ गया उसमें. या बहुत हाई ग्रोथ है relative to industry, relative to economy, relative to markets, तो people are chasing growth. तो ग्रोथ के वजह से प्राइस मोमेंटम आ गया. एंड क्वालिटी में भी प्राइस मोमेंटम कभी कभी आता है. जब एकदम मंदी का बाजार हो तो पीपल से कि मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे ग्रोथ स्टॉक्स पे अभी नहीं पैसा डालना है, मुझे सिर्फ ऐसे स्टॉक को बैक करना है जो बहुत गिरेंगे नहीं, तो तभी क्वालिटी स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाता है. तो फाइनली जो मोमेंटम इन्वेस्टर है वो क्या बोलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, जहां प्राइस ऊपर जा रहा है आई विल जस्ट बैक दैट. एंड देन देयर इज अ फिफ्थ स्कूल और फिफ्थ फैक्टर which is called low risk या low volatility. Low risk या low volatility investor ये बोलता है कि I want a stable portfolio. ऐसा portfolio जो बहुत ज्यादा ऊपर भी ना जाए, बहुत ज्यादा नीचे भी ना जाए, steady way में grow होता रहे. So then there are these 5 types of factors in the market which are dominant. Each factor outperforms in a certain market cycle. मंदी के बाजार में low volatility factor does very well because these stocks don't fluctuate so much. Unilever, Colgate, Nestle. These are low volatility stocks. High quality stocks are जिसका ROE बहुत ज्यादा हो, फ्री कैश बहुत ज्यादा हो, धंधा चलाने के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बैलेंस शीट पे डेट ही नहीं है, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज्यादा है. These kind of stocks are high quality stocks. हर इंडस्ट्री में कोई हाई क्वालिटी स्टॉक होते हैं. TCS Infosys is an example. Kotak Bank is an example. Bajaj Finance is an example. They are very, very operationally efficient, capital efficient players. And less capital intensive. These are all your quality names. जो safe stocks जिसको हम बोलते हैं. Growth stocks keeps changing based on which industry cycle we are in. कभी-कभी real estate is a growth sector. Defense is a growth sector. Power and energy is a growth sector. And sometimes even pharma is a growth sector.
So your growth stocks keep changing based on which market cycle you're in. Value also keeps changing based on which market cycle you are. But over the last, say, 1.5 year, PSU banks, metals, they have been a big value oriented sector. Compared to the earnings, compared to the growth, they have been trading very cheap. And last 1.5 साल में, there is only one factor that has worked in India, which is the value factor. तो एक्वा का जो मॉडल है, वो अलग अलग साइकिल में ये बोलता है कि कौन से फैक्टर पे हमको ज्यादा वेट देना चाहिए. सो वी डू टू थिंग्स इन एक्वा. फर्स्ट इज कोई भी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते. हम बोलते हैं कि हमेशा सब फैक्टर को यूज करके स्टॉक पिक करेंगे. सेकंड, कौन सा फैक्टर कौन से साइकिल में ज्यादा पावरफुल काम करेगा उसको ज्यादा वेट दो. सो फर्स्ट वी आर मल्टी फैक्टर, बट सेकंड वी आर डायनामिक मल्टी फैक्टर, विच मीन्स अलग अलग फैक्टर को अलग अलग साइकिल में कम या ज्यादा वेट. टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बुल मार्केट वर्सेस बेयर मार्केट वेटिंग, 23-24 के बुल मार्केट में मोमेंटम, value and growth, these three factors had 90% of the weightage. Quality and low vol had 5% each. So we were not defensive, we were aggressive. उसके बाद एक साइडवेज फेज आया जुलाई 24 टू दिसंबर 24. तभी क्वालिटी और लो वॉलिटिलिटी को 55-60% वेट मिल गया, बाकी सब फैक्टर्स को कम वेट रहा. लास्ट 1.5 साल में बहुत यूनिक एक साइकिल प्ले आउट हुआ जब वैल्यू और लो वॉलिटिलिटी, ये दो फैक्टर्स को हमने 35% वेट मॉडल ने दिया, बाकी सब फैक्टर्स को कम वेट दिया. एंड लास्ट इफ यू लुक एट द डेटा, वैल्यू एंड लो वॉल हैव आउटपरफॉर्म्ड, quality, momentum, growth have all underperformed. And there's a reason. IT is a quality sector. IT पिट गया तो quality factor did very bad. मार्केट में मोमेंटम है ही नहीं, तो मोमेंटम फैक्टर इज डाउन 18%, वैल्यू फैक्टर इज अप 10%, तो बहुत ज्यादा डिविएशन आ गया. सो फाइनली व्हाट वी डू इन एक्वा इज सब फैक्टर से बोलो कि अगर 5 एनालिस्ट को बिठा दिए, आई विल नॉट टेक एनी वन एनालिस्ट का व्यू, सबके कंसेंसस में जो आता है वो, एंड जिस एनालिस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है उसको, उसके स्टॉक रेटिंग को मैं ज्यादा वेट दूंगा. सो दैट इज व्हाई वी कॉल आवरसेल्फ अ मल्टी फैक्टर मॉडल, वेयर एवरी स्टॉक gets evaluated on multiple different lenses and then we pick the stocks. Just to give you a live track record, we are nearing 12 quarters का completion. 12 quarter अभी हमारे जून में complete हो जाएंगे. Out of these 12 quarters, we have underperformed only 2 quarters. 10 quarters we have beaten the benchmark. Which means जब हमने strategy बनाया और backtest किया, our hit ratio was 70%, which means 100 क्वार्टर अगर ये पोर्टफोलियो चलाते हैं, 70% ऑफ द क्वार्टर्स वी विल बीट द बेंचमार्क, 30% वी विल अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क. तो ये जो हमारा स्टैटिस्टिक था, इन द लाइव एनवायरमेंट ऑल्सो वी हैव स्टक टू दिस ब्रॉड नंबर, वेयर 70% प्लस क्वार्टर्स वी बीट इन द बेंचमार्क, 30% एंड दैट इज अ रियलिस्टिक वे. जस्ट बिकॉज वी आर क्वांट, जस्ट बिकॉज वी यूज प्रोसेस सिस्टम, 100% कुछ नहीं है. वी आर नॉट गॉड. We just play on probability to beat the benchmark more consistently. That's it. So at present अभी आपका क्या weightage है to all these 5 factors? Right now, value is north of 30-35% के बीच में है. Low volatility till last month was 30%, but this month it is come down to 14-15%. Now we are increasing weight again to growth and momentum, and quality will continue to currently also be a less preferred factor, because बहुत changes हो गया market में. If you see, because of the war and the meltdown, usually you were already defensively positioned. Now we are in a market where breadth has bottomed out, valuation was very favorable, risk reward बहुत अच्छा हो गया था, sentiment was in the वर्स्ट, मतलब 10 परसेंटाइल में. 10 परसेंटाइल मतलब कि पिछले 30 साल में 10 ही बार सेंटिमेंट इतना खराब हो चुका, इतना पेसिमिज्म मार्केट में आया, जो हमने मार्च में देखा, जो मार्केट 12-15% डाउन था. तो सेंटिमेंट भी एकदम बोलते पीक पेसिमिज्म इज बिहाइंड अस, वैल्यूएशंस आर इन द बॉटम 10 परसेंटाइल, सेंटिमेंट was very weak. तो एकदम वीक हो जाता है सेंटिमेंट, दैट इज अ ग्रेट टाइम टू एंटर द मार्केट.
The best time to exit the market is peak euphoria, and the best time to enter the market is peak pessimism. तो राइट नाउ हम लोग पीक पेसिमिज्म में, सबको लगता है मंदी है. दैट इज द सिग्नल के मार्केट्स आर टेम्परेरीली बॉटम आउट. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस our models have started turning aggressive. Large caps and mid caps, as I said, 90% portfolio udhar hi tha. Now our model is gradually increasing weight to small caps also. After 1.5 years, small caps को हमने literally side पे ignore कर दिया. If you look at the last 12-15 month data, small cap is down 6%, large cap is up 6%, Nifty indexes. So now after a big transition, we are finally going back to small caps. So can you give me examples in both your journeys of some stocks that you had a successful exit and क्या thesis था जब आपने invest किया and exit क्यों किया? तो दोनों के journeys में से एक या दो case studies decode करते so we'll understand कि आपका stock picking framework कैसा है. Sure. So मेरा तो सब squad से आएगा, हाँ. तो I will tell you a couple of very good stocks that we had picked. First is the disclaimer that we either own them or we used to own them at some point. We've already exited these stocks when we made significant returns. That's how we're discussing this. So to give you a couple of ideas, BSE, Bombay Stock Exchange, that was a 300% return stock for us. Cochin Shipyard and Mazgaon Dock, back in the cycle where defense and shipping had just started. That was both 4x or 400% return stocks for us. Nippon India, the AMC, again, we got a 200% return there. National Aluminium, two-bagger for us, 200% return there. And yeah, at least मेरे top of the mind में ये सारे stocks अभी आ रहे हैं. So sub stock का thesis was different. If I talk about the defense stocks, that time the model said couple of things. First is play high beta. Portfolio का beta should be higher than market because तेजी का बाजार है. So that is one consideration. So the model focuses on picking high beta sectors and high beta stocks. High beta का मतलब क्या है? अगर बाजार 10% चलेगा तो ये सेक्टर या स्टॉक बाजार से ज्यादा चलेगा, मतलब 20% चलेगा. डबल बीटा स्टॉक्स. सेकेंड इज विच सेक्टर और थीम हैज द हाइएस्ट इंप्रूवमेंट इन ग्रोथ, हाइएस्ट इंप्रूवमेंट इन वैल्यूएशन री रेटिंग. तो अगर 10 साल से डिफेंस पूरा सेक्टर 8 या 10 के पी पे चल रहा है, वहां पे जगह है कि अगर डेल्टा ग्रोथ आ गया तो पी एटलीस्ट 2x 3x जा सकता है. एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट प्लेड आउट. So improvement in growth, very cheaply valued sector, so potential to go up is significant. Model is capturing risk on phase hai, bull market hai, be in high beta. So when these three factors come together, you narrow down from all the sectors. तो मॉडल बोलते हैं अभी फार्मा में मत जाओ, एफएमसीजी में मत जाओ, आईटी में मत जाओ. हाई बीटा में आया डिफेंस, डिफेंस में आए शिपिंग स्टॉक्स. शिपिंग स्टॉक्स meant the Cochin Shipyard and शिप बिल्डिंग, कोचिन शिपयार्ड एंड मज़गांव डॉक. वहां पे ग्रोथ फैक्टर्स, क्वालिटी फैक्टर्स, वैल्यू फैक्टर्स, मोमेंटम फैक्टर्स, all of them were getting aligned. So mainly when we picked these stocks, model was overweight momentum and value. When these two factors picked up these stocks, we got a very good cycle. मतलब almost एक साल तक we were holding these stocks and we got a 4-bagger return in these stocks. After that, why did we exit these stocks? Did they become bad? Did we stop liking them? The thesis of the market changed. जब मॉडल ने पिक किया तब मॉडल बोल रहा था वैल्यू और मोमेंटम और ग्रोथ खेलो. जब मॉडल ने एग्जिट किया तब मॉडल ने ये स्टॉक पे व्यू चेंज नहीं किया. मॉडल ने बोला अभी मार्केट का सेंटिमेंट इज वीक, बिकम डिफेंसिव, हाई बीटा से निकल के लो बीटा में जाओ, ग्रोथ और वैल्यू से निकल के क्वालिटी और लो रिस्क में जाओ. तो ऑटोमेटिकली स्टाइल प्रेफरेंस चेंज हो गया. तो ये स्टॉक अपने आप निकल गए बिकॉज दे वर ग्रोथ मोमेंटम वैल्यू स्टॉक्स. वी शिफ्टेड टू क्वालिटी लो वॉल. तभी हम गए एफएमसीजी, आईटी, फार्मा. तो वी आर अ टॉप डाउन मॉडल. वी डोंट से कि ये स्टॉक अच्छा लगता है तो इसको लो. वी हैव 6-7 स्टेप्स टू रीच स्टॉक. स्टॉक इज द लास्ट स्टेप. रिस्क एपेटाइट क्या है, लार्ज मिड स्मॉल का व्यू क्या है, कौन सा सेक्टर या थीम अच्छा लगता है, कौन से फैक्टर्स पे ज्यादा या कम वेट होना चाहिए, ये और पोर्टफोलियो का बीटा क्या होना चाहिए. दीज आर आवर टॉप डाउन स्टेप्स.
स्टॉक तो लास्ट स्टेप पे अपने आप फिट होके आ जाता है. So we never take individual stock views. We always follow a top-down model. Stock is the last part which comes into the model. And BSE में भी similar story था. Nalco, for last year we were holding Nalco. We doubled our money in that stock. Again, the idea was, model is saying be in value stocks or value sectors, be in high beta sectors, and be in stocks that have demonstrated lower volatility in the history. So Nalco nicely fit all of these things: low vol, very deep value, high beta sector, and metals as a pack was identified by a model where future growth looked better than past growth, valuation was depressed, and it was an under-owned sector where momentum was just starting to build. So model captured it. So we went 26% of our portfolio was in metals as opposed to 5% in benchmark. So this metals का overweight gave us a huge alpha. एंड इतना सारा स्टॉक का ज्ञान देने के बाद एक हमारा सिंपल प्रिंसिपल बताओ, पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक का वेट 3.5% से ज्यादा नहीं. Oh, okay. We It's the run ultimate Wow. risk management. We Wow. do not want to take risk with clients' money for a short-term outperformance. शॉर्ट टर्म में तो जब आप 15-20% एक स्टॉक में और वो स्टॉक चल गया तो बहुत पैसा कमाओगे और वो स्टॉक अगर रिस्क गिरा कितना है तो Who ये knows in business cycle क्या हो सकता है. So risk management for clients' money is the first principle we bank on. तो ये जो फिलॉसफी है हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने का, कि स्टॉक का वेट विल नॉट बी लेस देन 2% एंड इट विल नॉट बी मोर देन 3.5-4% पर आइडिया. तो ये जब हमने 78% रिटर्न जनरेट किया, या लास्ट ईयर ये जो आउट परफॉर्मेंस सभी आया, टीम मेंबर्स ने एक रन किया, किसी एक ने सेंचुरी नहीं बनाया. आवर क्रिकेट टीम कैनॉट बी कि भाई पहले 2 ओपनिंग बैट्समैन खेले तो जीतेंगे, पर वो लोग अगर कम रन में आउट हो गए तो टीम ही हार जाएगा. एवरीबॉडी कैन बैट, एवरीबॉडी कैन बॉल, एवरीबॉडी कैन फील्ड. All are capable of batting, bowling, fielding. And on the day of the game, even if 70%, 60% of my team plays well, they will take the load of the weaker players who are having a bad day. And anybody can have a bad day. From Kohli to Dhoni to Bumrah, anybody can have a bad day. So we hedge our bets. And that is why we say, if you run a less concentrated portfolio, optimally diversified portfolio, then जो आप रिटर्न जनरेट करते हो वो रिपीटेबल है. अगर मैं एक 15-20% वाला पोर्टफोलियो चलाता हूँ कि 3-4 स्टॉक में 80% पोर्टफोलियो डाल दिया, या 3-4 स्टॉक में 50% पोर्टफोलियो डाल दिया, आई कैन गेट इट राइट once, twice, thrice, but not all the time. So you don't own more than 33 stocks? We own 30 to 35 stocks in the 2 to 3.5-4% range. So the range is defined. We call this optimal diversified. We don't, अगर 100 स्टॉक लिए तो then we are over diversified. And if we are running 10-20 stocks, then we are over concentrated. So idea is कि not only generate superior investment returns, अच्छा रिटर्न जनरेट करना वो तो है ही, बट कितना रिपीटेबल है. और Repeatability, risk है. repeatability of the return is extremely critical. और आपके केस में कैसे एग्जांपल्स है, केस स्टडीज है स्टॉक्स के? तो वो एक जमाना तो, और वो स्टाइल वेरी डिफरेंट. एक दो हाईलाइट स्टॉक्स की बात करूं तो एक फेज था जब बजाज ऑटो 3 मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए, तीनों मॉडल नहीं चले एंड स्टॉक वाज, ये आज से लगभग 17 साल पहले की बात है. तो देन मुझे एक अपॉर्चुनिटी, मतलब मैंने मीटिंग लिया एंड आई वेंट एंड मेट राजीव बजाज. जिस फिर मैंने उनकी पूरी क्या सोच है, नए मॉडल में क्या सोच रहे हैं, क्या डिफरेंस ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, वो पूरा समझा. मुझे कहीं पर लगा कि अगर किसी के 3 मॉडल नहीं चले हैं ना, तो दैट इज अ वेरी गुड लर्निंग. तो चौथे मॉडल में वो तीनों का सब पॉइंट कवर हो गया है. एंड मार्केट तो सोचता है, जैसे मैंने वो मीटिंग के बाद आकर, जैसे कोई 4 बिग फंड मैनेजर से बात किया, डोंट इवन टॉक यार, इट्स जस्ट नॉट गोइंग एनीवेयर.
So I really love when people negate my idea. No, I feel this is the best time because sentiment is absolute Yeah. negative. Pessimism. Peak Full pessimism. pessimism है. न ओनरशिप है, न किसी को कुछ उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि भी ये मॉडल चल भी सकता है, चलेगा तो क्या डेल्टा आ सकता है, कुछ नहीं. And I continued to recommend very strongly. And वो अभी तो उसके बाद बहुत स्प्लिट सब कुछ हुआ है. वो मुझे एब्सोल्यूट मार्केट कैप याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो यहाँ वहां से 400-500 का कुछ जो भाव था और अब जो भाव है उस वो स्प्लिट के बाद है, तो एटलीस्ट ये 20 बैगर बना है. बजाज ऑटो जैसा लार्ज कैप. एंड देन आई केप्ट ऑन मीटिंग एंड देन ये स्ट्रेटजी ऑफ फोकसिंग ऑन थोड़े कम वेट मॉडल्स, लार्ज पेनिट्रेशन, सो मार्जिन आता है उससे. अब बहुत थिनली लो प्राइस मॉडल में जाओगे वॉल्यूम करने तो मार्जिन नहीं आता है. तो मुझे हमेशा जो चीज में मार्जिन बनता है ना वैसा ही धंधा ज्यादा पसंद आता है. तो so sometimes I pick up stocks like that, but most of the time I pick up मुझे growth with re-rating possibility and जब chips are down वो मुझे ज्यादा पसंद आता है. जो चला हुआ ही है उसमें बीच में फर्क नहीं पड़ता उतना. फाइनेंस इंडस्ट्री काफ़ी जैसे बोलते हैं कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेल्स है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट एंड व्हाट्स योर मैसेज फॉर ऑल द women entrepreneurs or women investors who are watching this? देखिए आप जो बोलते हैं ना वो एकदम सही बात है. ये मैंने बहुत बार फेस किया है, अभी भी करती हूँ. जैसे आप फाइनेंस, मार्केट, बिजनेस वर्क्स ऑन योर नॉलेज एज वेल एज योर नेटवर्क. बराबर. जब आप पार्टी में जाओगे ऑल मेल विल बी ऑन वन साइड, दे वुड ड्रिंक. How can you, despite being in the business, having equal knowledge, stand and just do? So that networking always gets crippled, and networking has its own positive information circle. But वो मैं हमेशा से फेस करती आई हूँ because I was on institutional sales. And despite my restrictions on being a Jain, I had many restrictions on both drinking, eating. तो वो सब मेरे पिक्चर में था ही नहीं कभी. तो आई वॉज कंसिक्यूटिवली 3 years बेस्ट सेल्स पर्सन फ्रॉम इंडिया. तो मैंने तभी इम्बाइब क्या किया था, एक ही चीज कि मैं जिस पे बात करूंगी ना वो मुझे बराबर पता होना चाहिए. भले उसको 40 जन सर्विस करते हैं, बट जो मैं बात करूंगी तो मेरा काम पक्का होना चाहिए. Right. And that has really helped me. So I overcome the weakness of network impact through a bit more of my work and insights. पर ये एक जरूरी है कि इश्यूज मुझे बहुत आए, वो जस्ट डिस्कस करना मतलब नहीं है, पर इश्यूज बहुत आते हैं. कैसे टैकल किया आपने? मैंने आपको एक मेरा प्रिंसिपल समझा है ना, जो चीज में टाइम या एनर्जी डाल के मुझे आउटकम नहीं दिखता है ना, मैं उसको इग्नोर ही कर देती हूँ. एंड इसका मतलब कि कभी किसी का अनफेवरेबल बिहेवियर है, कमेंट्स है, तो आई डोंट इन्वेस्ट टाइम इन रिप्लाइंग बैक, थिंकिंग, प्रूविंग. नो प्रॉब्लम. So that is one way of saving my time and energy. But the second is the same energy when I put in my work. तो आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड. जब मैं यूएस भी जाती थी ना, तो ये 15-20 दिन में मैं तो यूएस, एशिया सब जगह बहुत ट्रैवल करती थी दोज डेज. माई क्लाइंट यूज टू रियली टेक आउट प्लेसेस वेयर आई कैन टेक जैन फूड. और मुझे वहां पर ही मीटिंग रख के लेके जाते. दिस इज योर टाइम, नो, आई नो यू ईट जैन एंड ऑल मेल. वाओ. यस. तो उतना क्या बात है. रिस्पेक्ट मिला हुआ है. तो आप जब इंडिया के बाहर भी जाते थे, आप जैन फूड ही खाते थे? तभी तो खाती थी. वाओ. एंड सनसेट के पहले डिनर वो वाला वो भी वो नहीं करते कर थे? पाई हूँ. ओके. वो बट नहीं. आप जैन फूड फॉलो करते थे एंड द हाँ. क्लाइंट्स यूज्ड टू हेल्प यू विद या तो वो एंड मेरा तो थोड़ा सा हमारे प्रभुदास लेदर में भी रिस्ट्रिक्शन है. हमारा भी बीइंग माय जैन रिस्ट्रिक्शन था ऑन ऑफरिंग non-veg yeah. things. थोड़ा हमारा restrictions था. I am not going to color the business. There's nothing wrong, nothing right. It is individual, I know. But with those constraints and being a woman, if your value addition can make such a lot of difference,
So that is the one message I want to give. Wow. Don't entertain yourself with any excuse of being either a woman or being anywhere behind from a vernacular medium, from a middle class family, no big lineage or parentage. Don't entertain yourself. But if you see today's workforce at PL or outside in genuinely around you, I don't think women are treated or considered differently than men anymore. At least in my generation, in the generation below, I think what I saw right here also, right? You've got 50-60% women, and I Yeah. think we see the same everywhere. I don't see that women are Mm. either treated differently or being underpaid because of gender. If you're smart, if you're skilled, if you're qualified, if you bring the right ability to add value, there is somebody out there to No, I agree with you, but my point was more from the CXO leadership perspective. So Yes, if you yes. see the Oh, CEOs of hiring all the AMCs, except Radhika Gupta, I don't know if anyone is a woman, like anyone is a female. So I was talking more from the senior But leadership you lens see in the also. next 15 years, Hmm. we are still talking about one or two generations before people who worked 20 years back are now in leadership positions. You see the people who worked in the last 5-7 years, how they will pan out in the next 15 years. You'll see a lot of difference, I feel. In fact, just to tell you about PM, Chairperson, Managing Director, Mrs. Amisha Vora, Group CEO, Mrs. Zareen Darupala, Chairperson of Asset Management, Mrs. Dr. Punita Kumar Sinha. All three women. Oh wow. And what's the diversity? What's the gender ratio? 36% women Okay, right now. got it. Yeah, But that's a we've good got number. three women in leadership positions. So Right. And just like on this topic itself, so when you were also like let's say building Prabhudas Leeladhar and आप इस पे पूरा आप जब scale कर रहे थे, so Siddharth, when you were like growing up in your childhood, so what are like some principles or conversations कैसे होते थे तुम्हारे lunch table पे, dinner table पे, that helped you or that just changed your perspective when it came to like running the company? So I'm not running the company yet. Mm. That's not my Yeah. role, firstly. So I run one business fully. What I learned or realized over the years. So I think couple of them were life principles, couple of them were more technical skills which you just pick up subconsciously. So when my parents are discussing about markets, about economy, about major crisis, about which stock they bought, why did they buy that, how did it do, all of those over the years, I think they start registering or building some neural networks in your brain. Okay, when I joined the workforce, this whole language was not Greek and Latin to me. It seemed kya ye pata hai. I know what these guys are talking about. Result season hai, earnings upgrade aayega, management quality is very important, promoter kaun hai, which industry they are operating in, different styles of investing, like finding stocks with turnaround story, asset heavy business, ये growth stock है, ये value stock है. All these things which you learn, say, after 3-4 years of working, on day one, all of this was imbibed in me. That was from a more technical jargon or technical language perspective. Personally, how to delegate. For day one, say, somehow seeing them learn or seeing my parents work, delegation was a very, very important skill. क्या काम खुद करना चाहिए, क्या काम करवाना चाहिए, where to spend your time and energy, how to decide कि whatever you spend your time on, whether it is sports, education, working, spending time with people, क्या एक्टिविटी काम का है, क्या एक्टिविटी काम का नहीं है. आई थिंक हाफ द बैटल ऑफ लाइफ इज वन वंस यू डिसाइड कि क्या एक्टिविटी काम का नहीं है. तो अगर आपके पास एवरीबडी हैज 24 आवर्स, those 24 hours everybody will need, I think, 8-10 hours to do their basic life routine like sleep, food, this that. उसके बाकी का जो आपके पास 12-14 घंटा है, that only decides what you do with that time. If you can eliminate lot of wasteful time or wasteful activities from your life, automatically by not doing the wrong, you keep on moving on the right path. So learning what to avoid, learning how to delegate, and learning
कौन से चीज पे पैसा खर्चना जरूरी है एंड कौन से चीज पे नहीं. सो there's a difference between being stingy and being frugal. आप कोई ऐसे इंडिया के जो पॉपुलर इन्वेस्टर्स है, आपने उनसे क्या सीखा है एंड व्हाट्स द मोस्ट मेमोरेबल इंटरेक्शन विद एनी ऑफ द इन्वेस्टर्स यू हैव मेट? तो सबसे पहले मेमोरी में तो भैया ही आते हैं, राकेश भैया। एक तो जितने वो अच्छे और नॉन इन्वेस्टर है, मैं कहूँगी उससे 100 गुने अच्छे वो इंसान थे। 100 गुने तो मिनिमम, क्योंकि वो जो पोजीशन पे थे, उसमें भी कभी उनको ऐसा नहीं था कि मैं ये कमा लूँ, ये ना कमाए। 90% लोगों को मुझे कमाना है, पर साथ में किसी और को नहीं कमाना चाहिए। बट उनको था कि मैं भी कमाऊँ, मेरे साथ और लोग भी कमाएँ। तो वो हमेशा आपको मेंटर करेंगे। और एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंस है। तो कभी-कभी जब स्टॉक डिस्कस करते हैं, तो एक पॉइंट पर उनकी बहुत बड़ी पोजीशन थी टाटा स्टील में। एंड मैंने जो भी स्टडी किया था, मैं हमेशा से जेएसपीएल बोला करती थी। तो उन्होंने लिया भी सही, बहुत अच्छा जेएसपीएल लिया था। बट एक पॉइंट पे मुझे वापस लगा कि अगर यहाँ पर देखूँ तो एक बार टाटा स्टील निकाल दो, वापस जेएसपीएल को डबल अप करो। अरे तेरे को पता है क्या कुछ अमीषा? तू क्या मेरे को फोन उठा के बोल रही है रे? तू रिजाइन कर, मेरे को अभी रेजिग्नेशन भेज। हाँ, तो ये तो बहुत बिगड़ गए। मुझे वो थोड़ी देर क्या, ये लास्ट 5 साल में ही कभी की बात है, तो टाटा जेएसपीएल भी बहुत चल गया था। मैं तभी तो फोन रखा, फिर मैं एकदम अंदर से डिस्टर्ब हो गई। आप मानोगे नहीं, मैं बैंगलोर में थी 3-4 दिन के बाद, कहीं पर मीटिंग में, पर भैया का फोन आया तो मैं मीटिंग से बाहर हुई, फोन लिया। अरे देख अमीषा, तू यार क्या मेरे को बोलती है टाटा स्टील निकाल दो? मेरे को पता है ये यूरोप वो पूरा टर्न अराउंड मारेगा ना, तो उसका मार्जिन एबिटा यहाँ से यहाँ जाएगा। अच्छा तू बोल, तू क्यों बोलती थी जेएसपीएल लेना चाहिए? तो मैंने बोला मेरा कि उसका आयरन ओर का इतना ये है तो मार्जिन, तो पर आयरन ओर का स्टॉक उसका 2 साल में खत्म होगा, तो क्या मार्जिन सस्टेनेबल रहेगा क्या? तो मैंने मेरा आर्ग्यूमेंट बोला कि उसके बाद क्या होने वाला है। चल ठीक है, पर तू ना दिल छोटा मत करना, मैंने तेरे को जोर से बोल दिया। एंड आई सेड भैया, आपको क्या जरूरत थी? आप जहां पर हो, आप तो मेरे जैसी को, किसी को भी 50 बार दिन में डांट दो, कुछ ना बोलो, कोई कुछ नहीं करेगा, वापस आपके साथ काम करने आएगा। बट आपने फोन किया, मुझे सुना और मुझे सॉरी बोल रहे हो। हैट्स ऑफ। आई एम टेलिंग यू दैट पर्सन इज ऑलवेज इच्ड इन माय हार्ट फॉरएवर एंड क्या बात एवर। क्या बात है, And I'm he getting used to goosebumps. he used to really make sure कि उनका एक बड़ा सर्कल है, पूरा पार्टी करते हैं, गाने गाते हैं। जिसके भी घर पे होगा, भैया फोन करके बुलाएंगे। अरे तू किधर है, क्या करती है? चल आजा, तू और नीरज आ जाओ। So that is Wow. one of the best memory of a very good man I have met. Wow, that's so And I touching. think one so more thing touching. that I have heard from you is that most other investors will always tell you about their position much Oh, after they have entered the position, absolutely. when they either want the price to go up a little more or they want to start offloading. Yes. He's probably the only Yes. person when before or while he's entering, he's like, मैं अभी I am getting big on this position. You हाँ, also come दिल on. था उनके पास। Sharing an idea early Hmm. when you are just buying is not the most cost efficient way to Yeah. execute that transaction. And it shows, you know, Yeah. by not being very cunning, by not being very, you can say, rude, harsh, or jealous, also you can become big. No, that is Is the biggest. Not only as a person, is the, you know, from nowhere to make a 50,000 crore asset. तो ऐसा जरूरी नहीं हो कि आप कनिंग नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते हो, आप ट्रांसपेरेंट और अच्छे हो तो पैसा नहीं बना सकते हो, बना सकते हो. That is the message I want to give. no, there's something called the law of abundance. हाँ. If you think abundant, the universe also Yeah. behaves in an abundant manner with you. So he's, I think, वाओ, बहुत बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, सुपर चार्ज्ड अप फील कर रहा हूँ मैं आज. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. दिस वाज एन अमेजिंग
कॉन्वर्सेशन। एक आज पहली बार मैंने एक मदर सन डुओ ऐसे आज पॉडकास्ट किया है, बट बहुत सीखने मिला। एंड आई एम श्योर लाइक पीएल कैपिटल अभी राइट फ्रॉम 35,000 करोड़ क्लोज टू $4 billion, ये सून $10 billion पहुंच जाएगा एंड वापस एक पॉडकास्ट करेंगे ऑन दैट जर्नी एज वेल। Thank you so much to both of you for coming all the way here, and wish you all the best. And thank you so much, Auntie, for guiding us very well, and especially to all the women entrepreneurs also, and inspiring them with your journey from being an employee to being the chairman of the company. This shows कि अगर आप आपका काम अच्छे से करोगे, भले ही आपके पास स्टार्टिंग में इक्विटी नहीं है, आप वो कंपनी के ओनर अल्टीमेटली बन सकते हो। This is something which I have learned from today. Thank you so much and wish you the best. Thank you. Thank you It was so great much. fun. बहुत मजा आया आपसे बात Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.